हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय 2 में एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में जानेंगे भी और इसका उदाहरण भी पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट उदाहरण तक कम से कम जरूर क्लियर करेंगे आज की क्लास में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें और प्यारा सा कोई कमेंट्स भी करें। अगर नए आते हैं चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में, अपने दोस्त में या ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लास 8 के लेसन नंबर 2 में एक चर वाले रेखिक समीकरण। सबसे पहला बात आता है कि एक तो सबको पता है भाई एक क्या है ना, लेकिन चर क्या होता है और रेखिक मीन्स क्या होता है और समीकरण कैसा होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है आज के क्लास में, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग डीप से समझेंगे और समझने के बाद हम लोग इस चीज को रटने का काम नहीं करेंगे, समझ के खुद से बनाने का यानी कि प्रैक्टिस करने का काम करेंगे, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आवे और आप लोग खुद हिसाब का कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। सबसे पहला बात कि देखिए, आपको बता देते भाई राशि दो प्रकार के होते हैं। राशि जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कहेंगे सर कौन कौन? तो एक होते हैं चर राशि और एक होते हैं अचर राशि। हम आपको पहले इन दोनों के बारे में देखिए। वैसे ये दो बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों बात में से एक बात सिर्फ चर वाले बात सिर्फ आपके यानी कि बुक में है, लेकिन अचर वाले बात नहीं है। बट आपको जानना है दोनों बात, चूंकि आप पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स का ज्ञान रखना भी बहुत जरूरी है और खास तौर पे कुछ एडवांस बात मन में रहे मैथमेटिक्स के प्रति, तो वो ज्यादा और भी बेस्टर है, ठीक है। चलिए जानते हैं भाई चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, ठीक है। आइए जानने की कोशिश करते भाई। जहां पे अगर समझ में आवे तो भी कमेंट्स करिए, कोई अच्छा सा कमेंट्स, आप समझ में आया कि नहीं आया। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी तो कमेंट्स कीजिए ही कीजिए। तो आपको कैसा लगा ये फीडबैक हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए ये चीज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ा रहे हम वो आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं पाते, ठीक है। तो चलिए भाई आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का मैथमेटिक्स अध्याय 2 में एक चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। देखिए सबसे पहला, राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले अचर से चर से ही जानते हैं, फिर अचर जानेंगे। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले चर के बारे में अगर हम बात करें, चर राशि बोलते हैं, राशि, ठीक है। और एक होता है अचर, अचर राशि, ठीक है। ये दो राशियां हैं, दोनों का डिफिनेशन में फर्क ये है। अब हम बताते हैं क्या फर्क है। जिस विजया, ऐसा नहीं होता है, जिस विजया, विजया व्यंजक का मान अज्ञात हो वह चर राशि कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। और इसका भी डिफरेंशिएशन हम कर दें फिर एक्सप्लेन कर लेंगे एग्जांपल के थ्रू। का मान ज्ञात हो वह
अचर राशि कहलाता है। ठीक है, देखिए साधारण सी बात बताते हैं भाई आप लोग को। दिमाग में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर दिमाग में नहीं गया तो आपका हिसाब बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन यानी समझाया हुआ बात चला गया तो दुनिया का कोई हिसाब रहे उस टाइप का, आप बिना किसी का हिंट्स लिए, बिना हेल्प का, आप खुद से उसे हल कर देंगे। ठीक है, और हम यानी इस चैनल के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स, अभी तो पूरे 8 से लेकर 12th तक का मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं हो पाया, दरअसल थोड़ा टाइम का अभाव भी है। थोड़ा मैंने पहले भी प्रॉब्लम बता चुका इस चीज़ के, बार बार बोलना ठीक नहीं है। इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हैं, चाहे वो 12th का हो या 10th का हो या अब 8 का हो या किसी भी तरह से कोई भी वीडियो हो, वो आपको कोई तरह का ना झूठ ना फरेब, सीधा सिंपल सरल भाषा में एकदम सटीक रूप से, ताकि आप लोग के दिमाग पे वो चीज़ जाए और आप खुद से उस चीज़ को हल करना सीख पाएँ। तो ऐसे तरह की चैनल पर आपको गणित की पढ़ाई मिलेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार आप लोग अगर नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लाभ के लिए अगर वीडियो है कोई या क्लास का है तो आप लोग ज़रूर वॉच करिए, है ना। कन्फर्म आप अपने लक्ष्य से भी अव्वल प्राप्तांक प्राप्त करेंगे। ओके, इसलिए अगर नया आते हैं भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम बात कर रहे थे चर राशि और अचर राशि। इस चर राशि का मतलब ये है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मानते हैं, है ना, मानते भाई, समझना ही है तो मानते हैं, बहुत डीप से समझ रहे भाई। जैसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ओया कोखो या ABCD या 1 2 या फिर टेबल जो भी है 1 2 3, किस तरह से बड़े आदमी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बस उसी प्रकार से हम भी कोशिश करते हैं आप लोग के लिए कि उसी तरह से पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग को बहुत सुंदर तरह से और ना भूलने वाली बात रहे आप लोग के दिमाग में। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, हम बात कर रहे हैं चर राशि का। मान लीजिए कि आपके पास कुछ रुपया है, ठीक है, और हमने आपको पूछ लिया कि आपके पास कितना रुपया है, तो आपने आंसर क्या देते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितना आता है, एक से ए से लेके जेड तक, यानी 26 ठो। इस ए से लेके जेड तक के 26 शब्द में से, यानी कि वर्ड में से कोई एक बात बोलिएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमने आपको पूछा कि आपके पास कितना रुपया है, तो आपने बता दिया कि मेरे पास x रुपया है। अब बताइए, इस कंडीशन में आपने कहा हमें कि मेरे पास x रुपया है, तो हम क्या समझ पाएंगे कि आपके पास कितना रुपया? क्या समझ पाएंगे कि आपके पास 10 रुपये है? क्या हम समझ पाएंगे कि आपके पास 20 रुपया है? क्या हम समझ पाएंगे कि आपके पास 100 रुपया है? नहीं ना। आपने सिंपल भाषा में कह दिया कि मेरे पास x रुपया है या a रुपया है या b रुपया है, कुछ भी ना, 26 लेटर में से कुछ भी आप बता दिए, तो मेरे बस की बात नहीं है या किसी के भी बस की बात नहीं है कि आपको बता दे कि आपके पास इतना रुपया है। कहने का मेरा भाव जो था आप लोग समझ तो आ रहा ना। इसने जो लिखा है, जिस बीजीय व्यंजक का मान अज्ञात हो, समझ में आया ना कुछ बात। कहने का मतलब यह है कि मेरे आपके पास कुछ रुपया था या नहीं था वो अलग बात है, बट आपने हमें कहा कि मेरे पास x रुपया है, तो ये हम आपके रुपया को नहीं जान पाए। नहीं जान पाए भाई आपके पास कितना रुपया है, भाई पता नहीं है भी कि नहीं है, कुछ जान ही नहीं पाए। आपने सिर्फ कह दिया x रुपया है, तो मैंने नहीं जान पाया, यानी कि मान मेरे पास आपके रुपया का नहीं आ पाया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चर राशि। हम जो बात आपको बोल रहे हैं, मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास 10
बुक हैं, मेरे पास 50 कलम हैं, मेरे पास 4 मोबाइलें हैं, मेरे पास 4 लाइटें हैं, है ना? तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि भाई सर के पास 4 लाइट, 4 बल्ब, 4 माने और भी कुछ बोर्ड, चेयर, जो भी हो, मैंने आपको बता रहे 50, 10, 25 ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि सर के पास, हम अभी बोलते हैं आपको मेरे पास 10 रुपये का नोट है, तो आप कहेंगे कि सर के पास, सर तो बोले 10 रुपया का नोट है, तो इसका मतलब सर के पास 10 रुपया का नोट है। तो आपने ये बात समझ गए कि भाई सर को पास 10 रुपया है। तो इस राशि को, ऐसे प्रकार के भाषा को जो आपको ज्ञात हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जो जिसका मान बोलने पे ज्ञात नहीं हो पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत नहीं होगा। एक बार हम एक बार और इस चीज पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप लोग समझ पाइए कि क्या हम बोल रहे थे। जिस राशि का मान ज्ञात नहीं, यानी कि जिस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात नहीं हो, हम जो आपने बताया हमें कि मेरे पास x रुपया है, मेरे पास x कलम है, मेरे पास y बुक है, मेरे पास a बल्ब है, मेरे पास b चेयर है, मेरे पास और वगैरह वगैरह है, मतलब ए से लेके जेड तक का कोई भाषा आपने यूज कर दी। तो ऐसे प्रकार के बोली को या ऐसे प्रकार के बीजीय गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 4 बल्ब हैं, मेरे पास 2 फैन है, मेरे पास 4 चेयर है, मेरे पास एक बेड शीट। तो क्या समझिएगा कि सर के पास एक बेड शीट है, तो ये हो गई क्या? ये हो गई अचर राशि। क्लियर? अब क्लियर हो गया भाई। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, जहाँ पे इसमें फिर से रोक के देखिएगा, बिल्कुल स्पीड करके नहीं देखिएगा। हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लेसन 2 8 क्लास नया बुक लेसन 2 आज से स्टार्ट है भाई। मन लगा कर पढ़िए, बाकी हम हैं ही मैथमेटिक्स के लिए। कोई भी दिक्कत तो भाई जरूर मैंने कमेंट्स कीजिए, आपके जो भी समस्या हो मैथ से जुड़े हुए जरूर कंप्लेन को क्लियर किया जाएगा। और बाकी आइए, आप इस चीज को अगर सीख गए तो इसका उदाहरण लिख देते हैं भाई। देखिए उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण में एक्सरसाइज A to Z तक की सभी अक्षर है, ठीक है। और इधर यहाँ पे एग्जाम्पल में सभी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। सभी पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन तो आपको पता ही है। तो ये हो गई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये था, थोड़ा सा आपके सिलेबस में है भी, थोड़ा सा आपके सिलेबस में कह सकते नहीं भी, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं भाई, जानना लेकिन जरूरी था। एडवांस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का ज्ञान रखना कोई बुरी बात, अरे भाई मैथमेटिक्स क्या, सब का ज्ञान रखना कोई बुरी बात नहीं। हम तो जब पढ़ा करते थे 8 क्लास में ही पढ़ा करते थे, तो उस समय ना मेरे दादाजी जो थे 9th क्लास या कभी 10th क्लास, चूंकि बगल अगल के मेरे दादाजी भी एक शिक्षक ही थे, घरेलू टीचर थे, बस सरकारी टीचर नहीं थे, घरेलू मैंने कुछ स्टडी करवाते थे। तो जब हम हुए थे, मतलब पढ़ने लिखने लायक हो गए थे, तो उस समय जब 8 में थे तो कभी दादाजी मेरे 8 क्लास का बुक दे देते थे, तो कभी 9th क्लास का बुक दे देते थे, तो कभी 10th क्लास का बुक दे देते थे। अब 8 क्लास का जो बुक होता था वो तो मैं आराम से जो पढ़ा उसको तो आराम से हल कर दिया करते थे, लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास का जब मेरे पास बुक आ जाता था तो ऊपर ऊपर ही जाना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन मेरे दादाजी ऐसे टीचर थे, शायद उस जमाना में, उस जमाने के टीचर थे जो कि
अभी भी उस चीज़ को हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई ये चीज़ अभी भी पढ़ाई चल रहा है। आमतौर पे वैसे टीचर मिलते नहीं है अब, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि भाई हम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, मेरा जिस तरह से चल रहा था पढ़ाई, उसमें दादाजी का बहुत बड़े हाथ था। तो दादाजी जब क्वेश्चन हमें बता दिया करते तो उसमें दो दो मैथ चला करता था, है ना, दो दो मैथमेटिक्स हुआ करते थे, दो मैथ पढ़ा करते थे। उसमें से कुछ समीकरण हुआ करता था, कुछ भाषाएं होती थी, कुछ भाषाएं आधार पे क्वेश्चन होती थी गणित सब में, जो कि अभी भी है। तो वो एक बार समझाते थे, समझ में तो आ ही जाता था, थोड़ा मोड़ा आता था, थोड़ा मोड़ा नहीं भी आता था। फिर दूसरा बार भी इसी तरह से कंप्लेन कर करके समझाते थे। जब समझाते थे तो फिर दूसरे दिन वही क्वेश्चन कहते थे, जो कल बताया था तुमको वो बना के दिखाओ, तो वो बनाना पड़ता था। तो वो उस ज़माने की पढ़ाई थी। अभी आप लोग को वो पढ़ाई नहीं पढ़ना। भाई अगर आपके पास हुनर है, आपके पास अपना टैलेंट है, तो ज़रूर करिए, लेकिन आप जिस क्लास में हैं कम से कम उसको ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है। उसको पढ़ने से लाभ यही है कि जितना आप अपने क्लास के बुक पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे, उतना गहराई से आप अपने क्लास को समझ पाएंगे, अपने बुक को समझ पाएंगे। अभी दरअसल सब बुक यानी कि 1 से लेके 8 तक का सब पूरे पैटर्न बिहार बोर्ड भी चेंज कर दिया, नए नए बुक हैं, है ना। अभी मास्टर हम बता दे रहे हैं ना, जो मास्टर हैं सरकारी स्कूल में, उन्हें भी पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। ये नया बुक हमें, चूँकि हम ट्यूशन तो लेते ही हैं, है ना, ऑफलाइन ट्यूशन भी देते हैं। तो उस समय जब बच्चा मेरे पास आता है, जब पूछते हैं कि क्या आज पढ़ा तुमने, ये पढ़ा वो, तो बस छोटा सा बात बच्चे के मुँह से, सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो ऐसी कहानियाँ हैं सरकारी स्कूलों की। वैसे बुराई नहीं कर रहे भाई, सर है, हम भी सरे हुआ करते हैं, बुराई नहीं है, बट थोड़ा सा समझने में, नया बुक है, थोड़ा सा समझने में तो प्रॉब्लम होगी। फिर स्टडी हो जाएगा, 1 आध साल बीत जाए तो फिर यही बुक सबके लिए सिंपल, ज़्यादा चेंज नहीं। हमने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बना रखा, मैंने इस चीज़ पे पहले ही वीडियो बना रखा, दोनों का मैंने कंपेयर करके दिखा दिए थे। जहाँ तक ये बुक मैथमेटिक्स के, ये उससे कम ही है और हल्का बहुत ज़्यादा है। उसमें बड़े बड़े चैप्टर हुआ करते थे, मोटे बुक था, ज़्यादा पन्ना था उसमें, है ना, आंसर शीट दिया हुआ था, बच्चा को दिक्कत नहीं होती थी। तो दिक्कत तो हो भी जाती थी भाई, आंसर नहीं मिला, पता चल जाता था आंसर नहीं। अभी क्या है भाई, उसमें 16 चैप्टर था, इसमें मात्र 13 चैप्टर है ना, उससे भी कम गया, पेज कमेगा ही। दूसरी बात, जो उसमें 2 3 4 एक्सरसाइज तक हुआ करता था, इसमें 2 3 पे दम तोड़ दे रहा। और उसमें भी, उसमें 2 पन्ना 3 पन्ना तक क्वेश्चन छा जाता था, लेकिन इसमें मुश्किल से एक एक पन्ना सब क्वेश्चन दे रखा, 4 से 5 क्वेश्चन दिया, कहानी खत्म उस चैप्टर का। तो इसी तरह से चलेगा, बहुत हल्का भाई, आराम से पढ़िए, नो टेंशन, बिल्कुल बिंदास, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए जरूर, ठीक है। चाहे आप स्कूल में पढ़िए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए, जैसे पढ़िए, पढ़ना लिखना आपको पड़ेगा। 8 क्लास वाले बच्चे ध्यान से सुनिए और अपने पढ़ाई को आगे तक ले चलिए, ठीक है। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर है तो इसको मिटाइए। अब चलते हैं आपके चैप्टर पे, ठीक है। ये भी चैप्टर ही था बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, जो कि ये सब चीज़ आमतौर पे 9th 10th को भी पढ़ाया जाता है ना, जानने के लिए। और आपको भी बता दिया गया, अच्छा बात भाई है, था चर था तो चर जान गए कि आप लोग चर क्या है। चलिए कोई बात नहीं, अब जानते हैं, अब और जानेंगे इस चीज़ में। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो करेंगे नहीं, छोटा छोटा वीडियो करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या कैसे कहाँ। देखिए, हम लोग कुछ बीजीय व्यंजक और उसका समीकरण जानते हैं, ठीक है। कुछ बीजीय व्यंजक जानिए पहले, सबसे पहले कुछ बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, ये क्या था? बीजीय व्यंजक क्या था? जिसमें, जिस राशि में, देखिए, जिस राशि में या जिस गणितीय समीकरण में, कह सकते हैं भाई, चर
किसी न किसी रूप में रहता हो तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, देखिए क्या दिखाते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 5x है या 4x + 3 है या 5x + 3y है या फिर 2 + x है या फिर y + 3 + y x है, ऐसा करके कुछ आपके पास है, समीकरण के जैसा कुछ लिखा हुआ बीजीय व्यंजक है तो वह क्या कहलाती है, बीजीय व्यंजक। और आप इस पे घात भी जान सकते हैं भाई, घात भी जानिए, इस पे घात भी चढ़ता है। अगर x² + 4 या फिर 3x² - 9 या कुछ और एग्जाम्पल 5x³ + 3x² + 9, ऐसा करके कुछ समीकरण जैसा है। मतलब कुछ कुछ बीजीय व्यंजक ये हम लोग पढ़ेंगे, जब पद पढ़ेंगे ना, बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। लेकिन अभी जो है बीजीय व्यंजक, यही बीजीय व्यंजक आगे बड़े क्लास में बहुपद कहलाने लगते हैं, कितने पद होते हैं, कितने घात होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके बीजीय व्यंजक के रूप में। ठीक है, अब अगर हम बात करें समीकरण का, अगर हम समीकरण का बात करें, एक तो आपने इस चीज को देख लिए, बीजीय व्यंजक हो गया। अगर हम बीजीय व्यंजक में ही समीकरण देखें, समीकरण को भी जानते हैं, तो समीकरण को जानने के लिए यहाँ पे लिखा है आपका 5, तो आप लिखिए 5x, अब बराबर दे दीजिए 5। मैंने समीकरण अगर है तो बराबर अगर दे दिए तो वह समीकरण बन गया। देखिए एक चीज और बता दें कि वो जो बराबर हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ये जो हम लोग यूज करते हैं ना ऐसे करके बराबर का सिंबल, तो इस बराबर को हम लोग कहते हैं समता। क्या कहते हैं भाई, समता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ये समता हो गया। ठीक है, तो यह बीजीय व्यंजक तो है ही, एक बराबर बीच में आ जाने के कारण यह क्या हो गया भाई, यह एक हो गया समीकरण हो गया। क्या बन गया, समीकरण। जैसे कि यहाँ पे और है 4x + 3, 4x + 3 = 9, ऐसे करके है। तो ये बराबर लगने से क्या कहलावेगा, समीकरण कहलावेगा। यहाँ पे बीजीय व्यंजक बहुत सारे था, यहाँ पे बीजीय व्यंजक है ना, यहाँ पे देखिए 5x + 3y अब बराबर हम दे देते हैं यहाँ पे 15 दे दिए। अगर ये 15 दे दिए तो इसके बीच में बराबर तो है, अगर LHS RHS ये बाद में बताएंगे भाई। दो पद जैसे हैं यानी कि दो बीजीय व्यंजक है, उसके बीच में अगर आ जाए कोई समता यानी कि बराबर का चिन्ह आ जाए तो उसे आप क्या कहोगे, समीकरण कहोगे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण आप इसे समीकरण कह सकते हैं। समीकरण और भी कई रूप में हो सकते हैं, भिन्न के, जोड़ में, घटा में, भाग में, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देखिए 2x + 9 4 = 15/16, ये भी ऐसा दिखने को लिख रहा। ये क्या हो गया, ये आपके हो गए एक बीजीय बीजीय व्यंजक का समीकरण हो गया। और देख सकते हैं आप -6/4 = 37/4, ये सभी क्या हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके समीकरण हो गए। क्या हो गए, समीकरण। क्यों समीकरण हो गए, क्योंकि दो व्यंजक, दो बीजीय व्यंजक के बीच में क्या लगा है, समता लगा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, समीकरण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत अगर हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, अगर दिक्कत ना हो तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे चर वाले रेखिक समीकरण को भी जानेंगे। ठीक है, एक चर वाले व्यंजक। ठीक है, क्या, एक चर वाले व्यंजक को देखें। 2x + 4
जिस भी व्यंजक में चर, अभी हमने बताया था, चर का मतलब अज्ञात राशि। चर का मतलब क्या होता है भाई? अज्ञात। ठीक है। जिस भी व्यंजक में अगर केवल एक चर राशि लगा हो तो उसी को कहते एक चर। ठीक है। उसका घात कितना आता है? एक होता है। देखिए अभी वो भी बात बताएंगे। यहाँ हो गया 5x माइनस 5, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है और इसको एक चर यानी कि अक्ष होने के कारण इसको क्या कहेंगे? एक चर वाले बीजीय व्यंजक। ठीक है। जैसे कि 3y माइनस 3, ये क्या है? केवल y है, केवल अक्ष है, केवल या अक्ष प्लस 4 या 3 प्लस अक्ष या 5 माइनस y। इस कंडीशन में ये जो आपको दिख रहा ये सब क्या है? केवल एक चर वाले बीजीय व्यंजक, केवल एक चर वाले बीजीय व्यंजक। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये आपके बीजीय व्यंजक हो गए। अब समझ लीजिए एक बीजीय व्यंजक वाले समीकरण, रेखिक समीकरण। चलिए कुछ लिख लेते हैं। एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है। एक चर वाले रेखिक समीकरण का अगर हम बात करें तो एक चर होना चाहिए। रेखिक समीकरण, थोड़ा सा डिफिनेशन कर देते हैं यहाँ पे। रेखिक समीकरण का मतलब ये है कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक घात हो या एक से अधिकतम घात ना हो तो वह रेखिक समीकरण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? रेखिक समीकरण। कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ देखिए 5x प्लस 10 बराबर 20। एक ही उदाहरण में यानी कि एग्जाम्पल हम ले लेकर आपको समझाते जाते हैं, आप लोग समझते चलिए। सबसे पहले क्या बता रहे हम, यहाँ पे देखिए एक चर होना चाहिए भाई। अक्ष केवल है तो एक चर हो गया, एक चर प्रेजेंट हो गया। बराबर है समता हो गया ना। और घात यहाँ पे होता है, चर पे घात यहाँ पे होता है। चर पर घात की संख्या बराबर संख्या केवल एक है। केवल कितना है? संख्या केवल एक है ना। केवल कितना है? घात की सुकत। यहाँ पे देखिए अक्ष लिखे मैंने, तो यहाँ पे जो छोटा सा लिखाता है ना इस डब्बा की जगह पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। घात के रूप में आपको एक भी देखने को मिलेगा, 2 भी, 3 भी, 10 भी, 100 भी, etc। इस तरह से आपको कई तरह से घात मिल सकता है। लेकिन अगर घात नहीं है तो नहीं, कुछ तो एक तो होगा ही। अगर यहाँ पे आपको कह दे, बता दे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या एक नहीं हो सकता है? यस सर, हो सकता है। तो यही एक किसी भी समीकरण के या किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर कोई भी चर राशि पे घात की संख्या एक हो तो वही रेखिक समीकरण कहलाता है। और नहीं तो 2, 3 ये सब होगा तो वह समीकरण
रेखिक नहीं कहलावेगा। क्लियर है? तो ऐसे और देख सकते भाई, तब इस जगह पे जो ये बन के रेडी हुआ, इस पूरे को क्या कहिएगा? समीकरण कहिएगा। एक और उदाहरण देखते हैं भाई, 2x + 9 = 18। ठीक है, तो इस जगह पे केवल चर एक हो गया, केवल चर जो है एक हो गया, यहाँ पे समता आ गया, और ये पूरा को अगर गौर करिएगा तो ये बन गया समीकरण। तो इस पूरे को आप क्या कहोगे? एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे प्रकार में? तो ये हो गया आपका, क्लियर रूप से आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस दिया, ऐसा मत समझिएगा कि केवल प्लस ही होगा, घटा भी हो सकता है ना? घटा हो सकता है गुना भी हो जाए, हो सकता है भाग भी हो जाए, होगा जरूर। अगर यहाँ पे बराबर लग गया और एक केवल चर है तो वह क्या कहलावेगा? एक चर वाले रेखिक समीकरण ही कहलावेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नहीं है दिक्कत। अगर यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं है तो हम और भी बात करेंगे, इस चीज को इधर मिटाते हैं और इसी चीज के रिलेटिव हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बात करेंगे आप लोग को पता चलेगा। देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए समझना ही है तो अच्छे से समझेंगे, है ना? लेकिन हाँ भाई, आप लोग ये काम जरूर करिएगा, समझने के साथ साथ आप लोग अपने नोटबुक भी बना लीजिएगा ना, तो ये बहुत दिन तक भूलने का तो कोई बात है नहीं, बट काम देगा कभी बाय द वे किसी ना रूप में। कुछ ज़्यादा स्टडी दूसरा बुक पढ़ने के चक्कर में या फिर और कुछ छोटे छोटे बात तो भूलेंगे नहीं, लेकिन बट खुदा ना खास्ता आप भूल गए तो आप अपने कॉपी यानी कि नोटबुक निकालिएगा, तो उसमें आपको लिखा रहेगा, तो भाई स्टडी कर लीजिए, आराम से हो गया क्लियर। क्या? चलिए भाई ठीक, आप लोग खुद समझदार हैं, समझते हैं मेरी बात को, तो ज़रूर मेरा बात फॉलो करिए, बाकी खैर आपकी मर्जी, है ना? और भाई अगर आपको ट्यूशन अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो आपको ट्यूशन, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्त यार, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में अगर कोई ग्रुप अगर बन रहा आप लोग के, तो भाई उसे भी शेयर करें या उसे भी बताएं। स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, है ना? मैथमेटिक्स का 1 नंबर फेवरेट सभी का। अभी नया है थोड़ा, इसलिए ज़्यादा फैमिली आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस चीज़ पे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा वैसे से इस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा फैमिली नज़र आवेगा, और जैसे आप लोग को अभी भी दिया जा रहा है उसी तरह सब दिन देते रहेंगे। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं भाई, क्या पढ़ना है? तो हम लोग पढ़ेंगे समीकरण में ही। चलिए ये कोई समीकरण लिखते हैं, एक रेखिक समीकरण लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 5x - 2 = 10। ठीक है, या नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं 18 दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन दो। तो आपको ये बराबर क्या बोले थे भाई? ये बराबर जो है इसको आपको बोले थे समता बना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समीकरण। ओह समीकरण भाई, कहाँ दिमाग है? समता, इसको क्या कहते हैं? समता। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वल टू। क्या कहते हैं? इक्वल टू। इक्वल टू माने बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब समता के लेफ्ट साइड ये होगा, इस साइड को क्या कहते हैं? बराबर की इस साइड को बायां पक्ष, बाएं पक्ष कहते हैं। ठीक है, और इस साइड को क्या कहते हैं? दाएं पक्ष कहते हैं। कह दिए। अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? LHS कहते हैं, LHS कहते हैं।
यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इसको कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल सी ये बात याद रखिए। इस जगह पे जो बराबर की इस साइड लिखा हो आपके बायां साइड, उसको बायां पक्ष यानी कि LHS कहते हैं। बराबर के जो उस साइड लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, दायां पक्ष। यानी कि 18 जो है क्या है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, और ये पूरा समीकरण जो है ये क्या है, दायां पक्ष यानी कि बायां पक्ष। क्लियर, LHS RHS ये दो बात होता है। समीकरण जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष जरूर नजर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नहीं है ना। चलिए, ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक में अगर जो बात बाएं ओर लिखा रहेगा, बायां ओर उसे LHS कहते हैं, जो बात दाएं ओर लिखा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। यानी कि हिंदी में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, और इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, चलिए अब इससे हम आगे अब बढ़ते हैं। सारे बात की जानकारी आप लोग को दे ही रहे हैं, चाहे तो आप लोग नोट करते चलिए भाई, और समझ में आ रहा तो भी ठीक है, नहीं तो आप लोग नोट जरूर किया कीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है भाई, आप इस चीज को भी मैंने वो जो आपको समझाया गया उस चीज को आपको लिख के हम बता दे रहे हैं भाई, नियम। तो इससे आप फ्रेश रूप से नोट कर सकते हैं, है ना। मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने उस चीज को तो समझा के इतर तितर कर दिए, लेकिन लिखने के लिए अगर नोटबुक बनाना हो तो बच्चे को किस तरह से लिखना चाहिए ये आपको बता दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि जिस समीकरण में केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया गया हो, जिस समीकरण में केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया गया हो तो उसे एक चर वाले रेखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक चर वाले क्या कहता है, रेखिक समीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे दें भाई। एग्जाम्पल के रूप में 3x + 9 बराबर 18, ये जो आपको दिख रहा ये एक क्या है, एक चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए आइए अब नीचा, इसके कुछ नियम भी हैं जो कि उसको पढ़ना जरूरी है। नियम क्या रहेगा, मतलब इसका जो मतलब ये किस तरह से बिहेव करा, क्या कहाँ पे कहा जाएगा, किसको क्या कहते हैं, वो चीज लिखा गया यहाँ पे। देखिए पहला नियम में ये है कि एक बीजीय समीकरण, अगर एक बीजीय यानी कि यही समीकरण एक बीजीय समीकरण में एक चर के साथ साथ एक चर के साथ साथ एक चर के साथ एक, ऐसा लिखिए, एक चर के साथ एक समता का भी प्रयोग किया गया हो। एक चर के साथ साथ एक चर तो एक चर, और एक चर के साथ साथ क्या चीज, एक समता, समता बना बराबर का भी प्रयोग किया गया हो। यहाँ पे सिंबल दे देते भाई ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। समता मैंने कहते ये हो गया बराबर। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया हो तो उस समीकरण में समता के बाईं ओर, तो उस समीकरण में समता के बाईं ओर वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, बाएं पक्ष यानी कि LHS कहते हैं। और समता के दाईं ओर वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, दाएं पक्ष यानी कि RHS कहते हैं भाई। क्लियर है, ये देख लीजिए। अब एग्जाम्पल के रूप में हम ऊपर वाले समीकरण को ले लेते हैं। यहाँ पे 3x + 9 बराबर 18 है, तो इस चीज को आप क्या कहोगे, समता कहते हैं। आप जानते ही हैं समता कहते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक लिखा गया है इसको क्या कहिएगा, इसको आप कहिएगा बाएं पक्ष कहिएगा। ठीक है, यानी कि LHS कहिएगा। और इस ओर जो लिखा गया है इसको क्या कहिएगा, इसको आप कहोगे दाएं पक्ष। क्या कहिएगा भाई, दाएं पक्ष यानी कि RHS कहिएगा।
और इस पूरे को क्या कहिएगा, तो इसको कहिएगा रेखिक रेखिक समीकरण कहिएगा। क्या कहिएगा भाई, रेखिक समीकरण कहिएगा। क्लियर है? तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये आपको समझाएंगे अभी। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है और चर के ऐसे मानों को ही चर के क्या कहते हैं, हल कहते हैं। भाई आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको हम प्रूफ करके भी और सर्च करके भी दिखाते। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपके पास कोई क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। ठीक है, आप इसका अक्ष का मान निकालिए। इसमें आपको अक्ष का मान कहा गया निकालने। देखिए अक्ष का मान कैसे निकालते हैं, ये अक्ष का मान जहां पे है, जहां पे अक्ष रखा है वहीं पे अक्ष रहने दिया जाए और अब जो है बराबर दे दिया जाए। इसलिए बराबर दे दिया जाए क्योंकि अब हमें अक्ष का मान, चूंकि संख्या अक्ष वाले में भी एक एंट्री कर लिया है, तो इस संख्या को बराबर के बाहर भेज देना है, यानी कि RHS में भेज देना, LHS से RHS में भेज देना। इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और इस साइड वाले को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो जो अक्ष, चूंकि अक्ष एक क्या है, चर राशि है और 7 क्या है, एक अचर राशि है, तो यहाँ पे 7 का घर है RHS और अक्ष का घर है LHS। LHS में बेचारा एक 3 तो अचर राशि है, ये 3 अंदर में प्रवेश कर गया तो इसको क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे जहां पे इसका गोतिया है, जहां पे इसका बरादरी का आदमी है, तो हम क्या करेंगे, उधरे ले जाएंगे। अगर ये प्लस में बराबर के अंदर में है तो बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में। तो पहले बराबर के बाहर में पहले 7 है, फिर ये आप ले जाते हैं उधर तो ये माइनस बनेगा प्लस और 3 का 3 आ गया। ठीक है, अब फिर देखिए 2x बराबर, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। अब अक्ष का मान, अक्ष ज्यों का त्यों जहां है वहीं, बराबर के बाहर में 10 तो 10, लेकिन अक्ष के इंटू में एक संख्या और है, अक्ष के इंटू में एक संख्या 2 है। अगर अक्ष के साथ इंटू में है तो इसको बाहर भेजेंगे तो अब की बार माइनस प्लस में नहीं आवेगा, ये अगर गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा में। अगर प्लस माइनस में रहता, माइनस में रहता तो प्लस में आता, प्लस में रहता तो माइनस में आता, जैसा कि ऊपर में आया। तो यहाँ पे लेकिन ये किस में है, इनटू में है, तो इनटू वाले चीज क्या आते हैं, बाहर जाते हैं संख्या के साथ में, तो वो बट्टे यानी कि भाग में। अब बताइए, आप खुदे बताइए, अक्ष बराबर क्या हो गया, दुक्का में 10 कितने बारी में, 5 बारी में है, तो अक्ष का मान क्या हो गया भाई, 5। ये आपने समीकरण तो हल कर दिया LHS RHS मदद करके, ऐसे करके, लेकिन हमारा कहानी कहने का मतलब ये था कि ये जो बात कह रहा है कि LHS यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये चीज जानना जरूरी है। अभी आपके पास अक्ष का मान तो 5 आया ना, अक्ष का मान 5, तो आइए समीकरण लिखते हैं, 2x - 3 बराबर 7। ठीक है, अक्ष का मान 5 है, 2 का 2 लिखते हैं, नहीं कुछ तो यहाँ इंटू मतलब गुना है, अक्ष का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अक्ष का मान ऐसा लिखते हैं, अक्ष बराबर 5 रखने पर, क्या कि आप निकाल चुके हैं, तो 2 गुना अक्ष का मान 5 - 3 बराबर 7। ये दोनों गुना करिएगा तो 10 - 3 बराबर 7। 10 में से 7 गया क्या हुआ, सॉरी 10 में से 3 गया क्या होगा भाई, 7, और बराबर में क्या गया 7, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। क्या आप लोग को समझ में आया, कहने का क्या अर्थ था इस सेकेंड पॉइंट का। तो LHS के बराबर में RHS होते हैं। यदि आपके चर मान सटीक रूप से मान के निकल जाए
तो आपके चर मान रखने पे समीकरण में LHS और RHS दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये सेकेंड पॉइंट था इस चीज का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर दिक्कत हो तो एक बार रिवर्स करके। स्पीड में तो बिल्कुल आप मत देखिएगा भाई, स्पीड करके वीडियो को स्पीड करके लिखना ही है, घिंच घिंच के लिख देते हैं, सर कुछ बोल रहे सुनना नहीं है, बस जो छापना है छाप लें। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा इसलिए भी नहीं करना क्योंकि समझ में नहीं आएगा, और हम जो बता रहे आपको ये बात 100% आपको सुनना भी चाहिए और समझ के मेरा बात को भी लिखना चाहिए, है ना। बहुत बात मैंने बोल के भी पढ़ा दिया, और बहुत बात तो मैंने लिख के पढ़ा है, बहुत बात बोल के भी पढ़ा दिया मैंने। इसलिए मेरे बात को सुनेंगे तो ही आपको ये पूरा बात समझ में आएगा, अन्यथा आप सिर्फ उतारने पे रहेंगे, वीडियो खींच खींच के देख लीजिए और पुश कर करके वीडियो को रोक रोक के बस जो लिखा है भाई उतार लिए बोर्ड से, तो ये बहादुरी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग अगर समझते हैं, बात मेरी समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिए, उसके बाद फिर जहाँ पे मौका लगे लिखने का वहाँ पे लिखिए, और जहाँ समझने का हो, जहाँ पे या नहीं समझे तो वहाँ थोड़ा बैक करके समझिए। भाई सबसे पहला बात तो हम ये कहेंगे कि आप लोग वीडियो को स्पीड या स्किप, स्पीड स्पीड बना तेज, स्किप मना आगे खींच खींच के, ये दोनों में से कोई काम करिएगा ही नहीं करिएगा, तो फिर आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आवे, नहीं तो फिर भाई अपना मर्जी है का, ठीक है। चलिए आइए अब हम एक और पॉइंट है इसके भी समझ लेते हैं। अगर देखते हैं भाई जैसा होगा, हमें लगता है टाइम अच्छा ज़्यादा होने वाला है, तो नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, उदाहरण फिर दूसरा लेसन में समझेंगे, है ना। चलिए आज पहले एक पॉइंट अभी बच रहा तो उसे क्लियर करते हैं। आइए देखिए थर्ड नंबर में क्या कहता है, रेखिक समीकरण, यानी कि एक चर वाले रेखिक समीकरण का हल करने में बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को संतुलित करना बहुत आवश्यक है, तब समीकरण सरल या बहुत अधिक सरल हो जाए तो हमें हल प्राप्त हो जाती है। अभी जैसा कि मैंने बना के दिखाया था, या इसका जो है ना आपको बताते हैं, एक हम उदाहरण देके बताते हैं। देखिए एक चीज हम बनाते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने ये है ना, ये मैंने एक चित्र बना रहा है, आप लोग देखते चलिए, ठीक है। इस चित्र को देखते रहिए भाई, ये चित्र क्या हो सकता है आप लोग अनुमान लगाइए, बताइए कि क्या होगा, कमेंट्स कीजिए। आप लोग नहीं बताएंगे तो हम अगर बना दिए तो फिर आप लोग का चीटिंग हो जाएगी, इसलिए चित्र बनाने से पहले आप लोग बता दें कि ये किस चीज का चित्र बन रहा। जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई, क्या बना रहे हैं हम इस चित्र में। बताओ भाई क्या बना, नहीं बताओगे ना, चलो भाई मत बताओ, ये जो भी बना भाई आपको समझाने के लिए बना, ठीक है। ये बन गया, है ना। इसको क्या कहते भाई, तुला कहते हैं, तुला कहते हैं, माने तराजू, ठीक है। एक तराजू है, मान लीजिए इसमें आपने क्या रख रखा, एप्पल रख रखा, है ना, एप्पल, ये एप्पल रख रखा, ठीक है। और इसमें आप वेट रख रहे हैं,
1 kg, ये 1 kg का आपने इसमें वेट रखा, ठीक है। यहाँ पे अगर एकदम पूरा 180 डिग्री के सेंटर में है तो ये दोनों आपस में क्या होगा भाई, बराबर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, जब ये दोनों आपस में सेब और उसका वेट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, इस चीज को संतुलन कहते हैं। कि भाई इधर जो है इस और जो है LHS और इस ओर जो है RHS, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों संतुलन है। इसी प्रकार से सेम टू सेम जो हमारा समीकरण हुआ करता है वह समीकरण इसी तराजू के भांति समीकरण मेरा क्या होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। कैसे, -3 = 7, ठीक है। अगर इस जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं, 5 रख दें, भाई कमी था 5 मैंने रख दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यही बात इसका मतलब था। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया ही होगा। एक ये जो समीकरण होते हैं, एक रेखिक समीकरण जो होते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण, ये किसके भांति होती है, एक तुलनीय तराजू के भांति संतुलित होना करता है। अगर ये संतुलित नहीं हुआ तो फिर आपका प्राप्तांक ठीक से नहीं। अब इसको हम अगर ठीक से 1 kg यहाँ पे रखा, इस पे हम 1 2 3 4 चढ़ाए, ये फिर भी ऊपरे है, ये नीचे है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको चढ़ाते जाते, मैंने सरल किए और नहीं हुआ, फिर सरल किए और नहीं हुआ, फिर से सरल किए, मैंने सरल करते चलते हैं, ताकि एक समय ऐसा आता है कि ये जो लाइनिंग है, इसका डंडा है, ये कितने डिग्री का कोण पे अटक जाती है, तो 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के कोण पर अटक गया तो मान लेंगे ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि दोनों क्या हो गए, संतुलन। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, अगर इस दोनों को बराबर करना है तो 2 × 5 - 3 लिख दिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आया। चलिए, बात तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना। आज का मन कर रहा अब क्लास आज का स्टॉप करें, कल से हम लोग इस चैप्टर का उदाहरण और चैप्टर पढ़ लेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाए, कल हम इस चैप्टर का उदाहरण और एक्सरसाइज 2.1 में हाथ लगा देंगे, ठीक है। आज हमने बहुत चीज़ सीखा भी, और क्लास चूँकि ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, तो आप लोग उतना देख पाएंगे नहीं, और देखेंगे भी तो बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए भाई मस्ती से पढ़ाई कीजिए, थोड़े थोड़े पढ़िए। बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना भी अभी भी मई, अब साल अप्रैल मार्च में एग्ज़ाम होना है। यही बुक है भाई, बहुत पतला सा, एकदम छोटा सा, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब धीरे धीरे कंप्लीट होगा। बस सिर्फ हम अगर डिस्टर्ब नहीं रहा या कहीं नहीं जाएं तो आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा ही। बाकी क्या बोलना आगे भाई, आप लोग अगर नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का जो ऑल बटन होता है उसे ऑन करके रखिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। अगर आपके लाभ का वीडियो हो तो ज़रूर वॉच कीजिए, नहीं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, या फिर आप अगर आप सब्सक्राइब कर लिए चैनल को तो अपने मित्र को भी सब्सक्राइब करवाइए और उन्हें भी बताइए। अगर मैथ पढ़ना है तो स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, यहाँ पे सारे मैथमेटिक्स का हल आपको एकदम पूरे सरल भाषा में एकदम इजी तरीक़ा से समझाया जाता है, और पूरा सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में किया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नया चीज़ लेके, नया चीज़ मतलब इसी चीज़ का, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लेके। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड थैंक यू। ओके, चलिए।